जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब CAPF और CDS दोनों एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो मैं सोचा हूँ कि आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स लेके आऊँ। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल CAPF और CDS में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। CAPF में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिससे 20 से 25 मार्क्स आराम से आपका कवर हो सकता है। और CDS में भी 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और NDA में भी 10 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। तो ये क्रैश कोर्स ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल UPSC रॉजर में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ, UPSC रॉजर। इसमें आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसका ये नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बताइए मुझे कमेंट करके कि आप लोग CAPF की तैयारी कौन कौन कर रहा है पेपर 2 की। तो अगर आप लोग कर रहे हैं तो मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर दूंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह का ऐसे का पूरा एक समरी, और क्या आता है इसमें, आर्ग्यूमेंट आता है, और क्या आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है। तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब करा दूंगा टॉपिक्स, ठीक है। तो जिसको इसको चाहिए, जो जो इंटरेस्टेड है वो करो, मैं देखता हूँ उसको भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक क्रैश कोर्स शुरू करते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्लास है और अभी धीरे धीरे 4-5 क्लास होंगी, मैं आपकी CAPF तक कंप्लीट करा दूंगा आपकी क्लासेस, ठीक है। तो बेसिक की कॉन्सेप्ट वाली क्लास में चलिए हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो हमारा है 2 टाइप्स में है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि मैं जो कुछ बोलूँगा कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं, तो आप कॉपी लेके नोट भी कर लीजिए। जो इकोनॉमिक्स है 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, एक इंडिविजुअल फर्म हो गई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल कंट्री की बात करता है। फॉर एग्जांपल टैक्स, मनी एंड बैंकिंग, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग माइक्रो पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्रो में 2-3 कॉन्सेप्ट है, बस उसको आप कर लोगे आपका माइक्रो हो जाएगा। मैक्रो में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो करवा दूंगा मैं आगे की क्लास में, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब माइक्रो में क्या है चलो देख लेते हैं हम। प्राइमरी सेक्टर हमारे हैं 3 टाइप्स के सेक्टर होते हैं, आपको पता ही है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर किसे बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर, दिस सेक्टर इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्टर जो होते हैं, रॉ मटेरियल जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें हेल्प करते हैं, नेचुरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन दे देता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो आप ये एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप लर्न कर लेना, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, कोई टर्शियरी सेक्टर में नहीं बोलेगा, कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर जो होता है उसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। दिस सेक्टर इंक्लूड्स IT सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, गैस, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। जो हम सर्विस देते हैं ये टर्शियरी सेक्टर होता है, ठीक है। और एक 2 सेक्टर और होते हैं, एक फाइनेंशियल सेक्टर और एक रियल सेक्टर, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। तो मैं आगे देखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, चलिए। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट जो होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर भी होते हैं हमारे, कि कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, ये नंबर ऑफ बायर, सेलर्स और इन सब चीज़ों पे होता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन लगभग या CAPF में या CDS में या ND में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप देख लो। अब परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन किसे करते हैं? इन दिस मार्केट सिचुएशन देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड अ सेलर, ठीक है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स काफ़ी लार्ज नंबर पे होते हैं। दे सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। ये फिक्स्ड प्राइस पे सेल करते हैं और इनका प्रोडक्ट जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब मिलता जुलता होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वीट और राइस मार्केट, वीट और राइस मार्केट होते हैं। वीट जो होते हैं फार्मर बेचते हैं, फार्मर जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं, और जो खरीदते हैं हम सब लार्ज नंबर ऑफ बायर भी होते हैं। जनरली MSP वगैरह होता है तो फिक्स्ड प्राइस हो जाता है, ठीक है।
MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो फिक्स्ड हो जाता है, वीट जो होता है आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल ये हैं वीट एंड राइस मार्केट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मोनोपोली। मोनोपोली आपको पता ही होगा कि एक लार्ज नंबर ऑफ सेलर होगा और काफ़ी सारे बायर होंगे और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है हम देख लेते हैं। मोनोपोली इज अ मार्केट कंडीशन वेयर देयर एग्जिस्ट अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है और सिंगल सेलर होता है। फॉर एग्जांपल रेलवे जो होती है हमारी गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, और कोई नहीं चलाता, प्राइवेट नहीं है, तो रेलवे गवर्नमेंट का मोनोपोली है रेलवे में, ठीक है, ये ऐसे समझ लो आप। और कोई सिंगल क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये सिर्फ रेलवे जो सिर्फ है ये गवर्नमेंट का ही है और कोई आपने देखा है नहीं। हाँ, एक दो आप बोलोगे प्राइवेट ट्रेन भी आ गई है ये वो, तो वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। मेनली जो रेलवे है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, ये देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मैनी फर्म्स सेल प्रोडक्ट्स विच आर सिमिलर बट नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जो मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो कहते हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट होता है बट नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब एक सिमिलर होता है लेकिन एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, ठीक है, जो टूथपेस्ट सोप, आप सोप देखोगे लक्स का सोप है और पियर्स है, डव है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो सिमिलर हैं बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं। किसी में क्या है, डेटॉल में ज़्यादा बैक्टीरिया मारेगा और लक्स जो है खुशबू ज़्यादा देगा, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं बट दे आर सिमिलर, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में। ओलिगोपोली refers to the competition among the few. It is a market situation where a few firms are selling identical or different products. few firm है जो ओलिगोपोली में होता है, कंपटीशन जो होता है वो बहुत कम लोग में होता है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाज आती हैं इसमें, ठीक है। और ये जो होते हैं सेलिंग आइडेंटिकल और डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, सीमेंट जो होता है, ऑटोमोबाइल होती हैं, ये बड़ी बड़ी फॉर्म होती हैं, ये छोटे मोटे लोग नहीं खोल पाते हैं, बहुत आम बात नहीं होती है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग खोलना ये वो, तो ये कंपटीशन अमंग द फ्यू होता है और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिकल होता है और डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। किसमें कोई कार हो गया, फॉर्च्यूनर देख लीजिए, फॉर्च्यूनर का अलग होगा, और स्विफ्ट देख लीजिए, स्विफ्ट का अलग फीचर्स होंगे, तो इनका आइडेंटिकल होता है, ठीक है, और डिफरेंशियल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब मोनोस्पोनिंग रेफर्स टू अ मार्केट डेट इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल बायर, ठीक है, सिंगल बायर, और कोई बायर नहीं तो सिर्फ एक ही बायर होता है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इज़ द ओनली बायर इन द डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चर। डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, जो DRDO वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और ये सब करते हैं, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही खरीदता है और कोई नहीं खरीदता है, ठीक है। तो इसको सिंगल बायर होते हैं, डोमिनेटेड बाय सिंगल बायर, इसको बोलते हैं मोनोस्पोनिंग, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और जिसको फास्ट लग रहा है इसको स्लो करके कॉपी पे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कमेंट करके बताओ कि ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं भाई, ठीक है। गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, ग्रिफिन गुड, वेलमन गुड्स, ठीक है, ये सब गुड टाइप्स ऑफ गुड है, ठीक है। अब देखेंगे हम, ये एग्जांपल पूछ लेता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टू दिस, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम देख लेते हैं कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। ये सब बहुत इजी कॉन्सेप्ट हैं, बस आप नाम देख के उसको समझ जाओगे। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब, सब्स्टिट्यूट मतलब एक कमोडिटीज़ को दूसरी कमोडिटी सब्स्टिट्यूट कर दे रही है, इसका यही मतलब है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेज, द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। अगर प्राइस अगर सब्स्टिट्यूट गुड का इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी का प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है, तो द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटीज ऑल्सो इंक्रीजेज। अब टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टी अफोर्ड लोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो कॉफ़ी का हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? इफ़ द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज, देन द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी डिक्रीजेज। और फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, टी में हम शुगर डाल के पीते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है इसका, शुगर जो है टी का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर शुगर की प्राइस इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, तो इसकी डिमांड जो है
डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो जाएगी? अगर लॉज ऑफ डिमांड हम आगे पढ़ेंगे अभी, लॉज ऑफ डिमांड ये कहता है अगर किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिस्किट लेता हूँ, ठीक है, गुड डे बिस्किट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ क्रैक जैक बिस्किट है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट गुड का बता रहा हूँ। अगर गुड डे बिस्किट की प्राइस बढ़ेगी तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड खाएंगे इसका, क्योंकि इसका दाम ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसको कम कितने रहेगा, तो क्रैक जैक लोग खाने लगेंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसे ये अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी तो इस टी की भी प्राइस बढ़ जाएगी, टी की प्राइस बढ़ जाएगी तो इसका डिमांड घट जाएगा। ठीक है, अगर जिसका डिमांड जिसका बढ़ेगा उसकी प्राइस घटेगी। ठीक है, कोई हमेशा आप जाओगे मार्केट तो आप सस्ती चीज़ लेना पसंद करोगे, महंगी चीज़ लेना नहीं पसंद करोगे। तो अगर डिमांड बढ़ा है तो प्राइस कम होगा। डिमांड एंड प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अब नॉर्मल गुड्स जो होते हैं, द डिमांड ऑफ दोज गुड्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इनकम। अगर इनकम इंक्रीज करेगा नॉर्मल गुड का तो गुड्स का भी डिमांड इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल टीवी, अगर किसी की इनकम बढ़ी तो टीवी लेगा, फ्रिज लेगा, ठीक है, और भी सामान लेगा। तो इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। ठीक है, इन्फीरियर गुड जो होते हैं वो बेकार है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इन्फीरियर गुड। ठीक है, अब देयर डिमांड फॉल्स व्हेन द इंक्रीज इन इनकम। जब इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड उसका घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले केरोसिन में लोग बनाते थे, अब कहते हैं कि लोग गैस खरीदने लगे हैं, तो मतलब इनकम बढ़ा है लोगों का तो डिमांड उसका कम हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रिफिन गुड्स पे। ग्रिफिन गुड्स क्या होता है? पीपल कंज्यूम्स मोर व्हेन द प्राइस राइजेस। ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो पीपल उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीजेज, द पीपल मे नॉट एबल टू बाई अदर अल्टरनेटिव्स, सो दे कंपेल टू बाई द पोटैटोज। ठीक है, अगर पोटैटो की प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है, पोटैटो की प्राइस इंक्रीज होगी तो पीपल और सब्जियां नहीं खरीद पाएंगे, तो सिर्फ आलू की सब्जी खाएंगे। ठीक है, तो इस ग्रिफिन गुड होता है। वेलबर्न गुड्स क्या होता है? द इंक्रीज इन देयर प्राइस एनकरेज द पीपल टू बाई मोर बिकॉज दे थिंक मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आर बेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल का फ़ोन हो गया, मर्सिडीज़, BMW, ये सब हो गई तो ब्रांडेड क्लोथ हो गए, तो ये हम सोचते हैं कि अगर महंगा है तो भाई अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेलबर्न गुड्स। ठीक है, ये आप टाइप्स ऑफ गुड्स है, समझ लो। नहीं समझ में आया फिर से ये वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉज ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हम अभी पहले ही देखे कि डिमांड और जो प्राइस होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिमांड जो होते हैं और प्राइस जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं क्या है। इट इज स्टेट दैट देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ द गुड्स। हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड। मतलब अगर प्राइस ज़्यादा रहेगा डिमांड कम रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ये डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड और प्राइस कर्व है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। ठीक है, प्राइस और कम हुआ डिमांड बढ़ा, फिर प्राइस और कम हुआ फिर डिमांड और बढ़ा, फिर प्राइस और कम हुआ फिर डिमांड और बढ़ा, तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ गए। अब हम आएंगे लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, सारा फैक्टर अगर कांस्टेंट रहे, इफ द प्राइस इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो लोग सोचेंगे कि भाई प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जाए, तो इसलिए सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसको लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये प्राइस है, यहाँ पे ये क्वांटिटी है। ठीक है, अगर प्राइस S1 है, ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ तो लोग कहेंगे कि और सप्लाई बढ़ाते हैं, देखो सप्लाई भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, फिर S2 पे गया 20 पे, फिर प्राइस और इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड भी और इंक्रीज़ हुआ, फिर प्राइस और इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड भी इंक्रीज़ हुआ, सप्लाई भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्राइस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। ठीक है, प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, बस ये लर्न कर लो आप। ठीक है,
तो ये है भाई बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जिसको समझ में नहीं आया है वो दोबारा इस वीडियो को देखे, और जिसको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे इस कमेंट में कमेंट करे। और आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ के आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो। ब्रह्मास्त्र स्टडी फ्री स्टडी प्लान चल रहा है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप जिसका जो CAPF पेपर 2 में जिसको प्रॉब्लम आ रही है एसे आर्गूमेंट्स एंड रिपोर्ट राइटिंग में, वो कमेंट करे। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे आर्गूमेंट्स एंड रिपोर्ट कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पक्का आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप जो इस कोर्स को देखना चाहता है, बाई करना चाहता है अगर, तो मुझसे बताए, मैं अभी इसके बारे में सोचूंगा। अगर बच्चे होंगे, अगर 10-15 बच्चे भी होते हैं तो मैं इसको निकालूंगा इस कोर्स को, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।